नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें सिविल लाइन के इलाके की हैं, जहां भाजपा निगम पार्षद व पूर्व महापौर जत्थेदार अवतार सिंह जी के कार्यालय पर जाकर हमारी टीम ने कुछ खास मुद्दों पर की बातचीत। आइए देखिए उस खास मुलाकात के कुछ खास पल। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जो आपने इतना कीमती समय में दिया। सर, पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप पहले निगम पार्षद थे, फिर आप मेयर बने, फिर आप दोबारा निगम पार्षद, दोबारा आपने अपना वही कार्यक्रम, वही काल आपने संभाल लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सफ़र रहा आपका इन तीनों चीज़ों में? सिर्फ सेवा ही मेरा मकसद है। मैं निगम पार्षद था, मैं निगम पार्षद हूँ। इसके उपरांत मैं महापौर बना, दिल्ली का प्रथम नागरिक। मेरा सफ़र बिल्कुल एक जैसा था, न मैं तब बदला न मैं अब बदला। जो शपथ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने ली थी कि सेवा करनी है और सेवा करनी है, वही काम तब से लेकर अब तक कर रहा हूँ। और निगम पार्षद नहीं भी रहूँगा तो भी ये काम को छोड़ूंगा नहीं। सर, हमारी स्क्रीन पर साइड पे वो पिक्चर्स आ रही हैं जो आपने कोरोना काल में जो है जनता की सेवा की है, और आज भी लगातार आप राशन, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, वो बांटे जा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने लोगों तक अभी आपने अपनी सेवा जो है समर्पित की है? कितनी चीज़ों को आपने लोगों तक पहुंचाया है? चाहे वो पहली कोरोना का काल हो या दूसरा काल हो, पहले दिन से ही अपनी टीम के माध्यम से लगभग 20-22 साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई, क्योंकि मोदी जी का आह्वान था कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। उस बात को देखते हुए हमने यहाँ पर 3 रसोइयों का व्यवस्था करी, 3 रसोई बनाई। लगभग 2 से 2,500 पैकेट भोजन के हर रोज बनते थे। जो हिंदुरा हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में है, वहाँ पर सभी वार्डों के अंदर भोजन हमारी ओर से जाता था। उसके बाद क्षेत्र के अंदर नवाबगंज था, बगीची, भैरवदास थी, या मजदूर टीले के अंदर सेवा बस्तियाँ थी। उसके अंदर हमने जो मकानों के अंदर, जिन घरों के अंदर कोविड के पेशेंट थे, उनको पूरी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हो, कच्चे भोजन की व्यवस्था हो, दूध की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था अपनी टीम के माध्यम से कराई। जब लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, तब हम लोगों ने अपने प्रयासों से, निजी फंड से हमने लगभग 20 से 22 सिलेंडर खरीदे, उनको भरकर जिन जिन लोगों की व्यवस्था थी उनको दी। जब ऑक्सीमीटर 2500 का मिल रहा था, हमने सैकड़ों ऑक्सीमीटर मुफ्त में बांटे। जब फ्लोमीटर 6000 का बिक रहा था, हमने लोगों को अपील करी कि मेरे कार्यालय में आइए और यहाँ से ऑक्सीमीटर ले जाइए, क्योंकि जो और संस्थाएं थी, जो और लोग थे, वो भी हमारे काम को देखकर हमको बहुत भारी मात्रा के अंदर हमें मदद कर रहे थे। चाहे वो ऑक्सीमीटर की मदद हो, चाहे वो फ्लोमीटर की मदद हो, चाहे वो थर्मोमीटर की मदद हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मदद हो, हमें लगातार मदद मिल रही थी और हम लगातार आगे लोगों की सेवा कर रहे थे। सर, जनता का एक सवाल है छोटा सा, कि कई लोग तो हैं वैक्सीनेशन जो है फ्री, अब मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन कर दिया, वो चलो ठीक है, लेकिन जिस समय वैक्सीनेशन नहीं थी, वो जनता को बहुत दबा के लूटा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने बहुत डबल ट्रिपल वैक्सीन लगाकर वैक्सीनेशन करवाई है। क्या कुछ उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो इस पीड़ा से गुजरे हैं? मोदी जी ने पहले दिन से ही आह्वान कर दिया था कि वैक्सीन आ रही है, और वैक्सीन जैसे ही आई, बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने हर हॉस्पिटल के अंदर वो वैक्सीन भेजी। कुछ लोगों ने बीच के अंदर इसकी कालाबाजारी करी होगी या करी है, तो मेरा आपके चैनल से यही संदेश है कि ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि जो दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसे केस मेरे सामने आए हो। हमारे सभी हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्था के साथ वैक्सीन लग रही है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। जब कोरोना की लहर सबसे तेज और सबसे भयंकर रूप से दिल्ली के अंदर थी,
तब निगम के प्रथम पंक्ति के व्यक्ति, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सब ने जान को हथेली पर रखकर पहली पंक्ति में खड़े होकर काम किया। डॉक्टरों ने, नर्सों ने, मेरा आपके माध्यम से उनको मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड के मरीजों की सेवा की, और दिल्ली से कोविड को भगाने के अंदर सबसे बड़ा हाथ उन्हीं लोगों का है। मैं उन सबको आपके माध्यम से नमस्ते बोलता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर, जो लोग ये सोच रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी नहीं, लेकिन मोदी जी बार बार कह रहे हैं अलर्ट रहिए, तैयार रहिए, कभी भी किस समय किस्मत पलट सकती है और तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन जो लोग ये सोच के बैठे हैं कोरोना खत्म हो गया, बेझिझक फालतू में घर से बाहर निकल रहे हैं और विदाउट मास्क, विदाउट किसी प्रोटेक्शन लिए, तो आप उन लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या विनती करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा, जो मोदी जी कह रहे हैं 2 गज की दूरी है ज़रूरी, और सफाई भी और कड़ाई भी, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपके चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने मास्क नहीं लगा रखा क्योंकि यहाँ पर आपने मास्क लगा रखा और मेरे ऑफिस में यहाँ कोई और नहीं है। मगर आप सभी बंधुओं से जो मुझे देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मास्क ज़रूर लगाएं। अगर बहुत आवश्यक काम ना हो तो घर से ना निकलें, और निकले तो 2 गज की जरूर दूर रखें, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है जब लोग बिलक पिलक के रो रहे थे, मर रहे थे सड़कों के ऊपर। ऐसे ऐसे मैंने मंजर देखे हैं कि शमशान घाट के बाहर अपने परिजनों की जिसको बोलते हैं लाश को लोग छोड़ के भाग गए, क्योंकि इतना डर था लोगों के अंदर। हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग धक्के खा रहे थे। अगर आज मोदी जी के प्रयासों से यहाँ पर स्थिति ठीक हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके प्रयासों को कामयाब होने दें। जो मोदी जी का सपना है भारत से बिल्कुल और बिल्कुल कोरोना खत्म हो जाए, वो तभी खत्म हो पाएगा जब हम इसके ऊपर पूरी सफाई रखेंगे, कड़ाई रखेंगे और मास्क को पहन के रखेंगे। दूसरी लहर, तीसरी लहर आए या ना आए, मगर हमको इसकी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, और तैयारी हमारी पूरी है इस बात के लिए। सर, जनता ने आपकी सफलता देखी है। जनता ने, शायद जनता को ये नहीं पता कि अवतार सिंह जी ने संघर्ष कितना किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपकी संघर्ष का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आज तक आपको याद है और याद रहेगा, क्योंकि याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है, और निगम पार्षद बनने से पहले एक बहुत बड़ा सफ़र है जो मैंने स्कूल के समय से लेकर जब निगम पार्षद बना, वो बहुत लंबा सफ़र है। उसके लिए बहुत बड़ी समय चाहिए आपसे बात करने के लिए। मैं बहुत निम्न परिवार से आता हूँ, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब मेरे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं होती थी, स्कूल में जाने के लिए बैग नहीं होता था। मगर मैंने फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मेहनत करके काम किया। मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था 6ठी से 12वीं तक का, तो मैं स्कूल के बच्चों का होमवर्क करता था। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, किसी से 50 पैसे लेता था, किसी से 1 रुपये लेता था, किसी से 2 रुपये लेता था। वो इसलिए कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर सकूं। जब मुझे निगम पार्षद की टिकट मिली, और क्षेत्र जो था बहुत हमारा इस प्रकार का क्षेत्र था, भौगोलिक स्थिति बड़ी अलग थी। कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे अरबोपति लोग, और कहीं पर बहुत निम्न परिवार के लोग, स्लम एरिया। मगर मैंने शपथ ली थी कि जैसे ही जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मगर जो यहाँ की समस्या है उनको मैं तुरंत दूर करूँगा। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्या थी यहाँ पर। एक ऐसा झील वाला मोहल्ला जो मजनू टीले के अंदर है, खैबरबाज के पास, उसके अंदर लोग घरों के अंदर जल और मल एक साथ उसमें बैठे रहते थे। उसी के अंदर खाना बना रहे हैं, उसी के अंदर रह रहे हैं। मगर मैंने शपथ ली कि मैं इस काम को करूँगा। जीतने के तुरंत बाद वहाँ पर मैं गया, जल बोर्ड के अधिकारियों को साथ लिया। जल बोर्ड का काम था, क्योंकि निगम का काम नहीं था, मगर जल बोर्ड को लेकर वो काम मैंने कराया। वहाँ पर पाइपलाइन डलवाई। आज वहाँ पर जो मोहल्ला है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, वहाँ कोई भी पानी घरों में नहीं घुसता है। और ऐसे अनगिनत काम जो मैं जनता के लिए करने को तैयार रहता हूँ। हर वक्त मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, और यही करता करता मैं अपनी जो जीवन को आगे लेके जाऊँगा। जनता की सेवा के लिए मैं बनाऊँ, और जनता की सेवा हमेशा करूँगा। सर, अब सवाल करेंगे कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या हम सफ़र हो। तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मेरी सफलता के पीछे किसका हाथ है, ये
भी एक बहुत बड़ी कहानी कह सकते हैं या एक बहुत बड़ा वाकया। मेरी सफलता के पीछे 3 देवियां हैं। सबसे पहले वो माँ जिनने मुझे जन्म दिया, और उसकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि मेरा बेटा एक कामयाब हो और एक देश विदेश में नाम कमाए। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी धर्मपत्नी जिस दिन से वो मेरी ज़िंदगी में आई, ज़िंदगी और ऊपर और ऊपर और ऊपर जो होते गए। उसके भी यही सपने थे कि जिस व्यक्ति से मैंने शादी की है वो एक कामयाब व्यक्ति बने। और तब ज़िंदगी के अंदर और उठाव आया कि जब शादी के बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, और वो अष्टमी का दिन था जिस दिन हम लोग देवी की पूजा करते हैं, उस दिन वो देवी के रूप में मेरे घर आई, और उसके आने से ज़िंदगी और ऊपर और ऊपर और ऊपर होती चली गई। और मेरी जो कामयाबी का राज है वो 3 देवियां हैं, मेरी माँ, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी। सर अब एक सवाल पूछूंगी आपसे मैं, आप भी कहेंगे कि काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, बट क्या करूँ, सवाल इतने हैं कि आने वाले इलेक्शंस यानी कि आने वाली राजनीति में अगर वैसे ये कहते हुए अच्छी नहीं लगूंगी कि मौका मिला, क्योंकि मौका इंशाल्लाह आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से आपकी जीत हासिल होगी। लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आने वाले इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि चंद ही टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपको। देखो, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर निगम का चुनाव सिविल लाइन के अंदर कोई भी लड़ेगा या शीर्ष नेतृत्व मुझे कहेगा, तो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैंने यहाँ पर काम किया है। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर मैं हर रोज़ हफ्ते में 1, 2, 3 बार जरूर जाता हूँ। अगर मुझे कोई फ़ोन आता है तो मैं तुरंत कहता हूँ कि मेरे कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है, आप समस्या बताएं, मैं खुद आपके घर आऊँगा और उस समस्या का हल करूँगा, और वो मैं कर रहा हूँ। मेरे को अपनी पृष्ठभूमि बताने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रभु राम को हाजिर नाजिर रखकर बहुत काम किया है, और जो इलेक्शन के अंदर मेरी जीत का कारण बनेंगे। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगी और वक्त भी बहुत हो चुका, तो एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि सही चुने जनप्रतिनिधि को सही चुने, जो 18 वर्ष के इस साल होंगे उनको हमारे दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से क्या हिदायत देना चाहेंगे, किसको चुने किसको ना चुने, और क्या चीज़ ध्यान में रख के अपने जनप्रतिनिधि को वोट दें? जो लोगों का अभी 18 साल के अंदर वोट बना है उन सबको आपके चैनल की ओर से बहुत बहुत मुबारक। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ मेंढक जो होते हैं ना, वो बरसात के अंदर निकलते हैं और वो आकर बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और कुछ लोग जो स्लम बस्तियाँ हैं उसके अंदर शराब बांटना, पैसा बांटना। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, मगर बाद में आपको 5 साल झेलना है। और उस आदमी को वोट दें जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन आपके लिए समर्पित है, वो चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई और है, आप उसी को वोट दें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।